हाय एवरीवन। तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे आरती इंडस्ट्रीज को, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। काफी लोग हैं जो ऊपर के भाव में यहाँ पे ऊपर के प्राइसेस में यहाँ फंसे हुए हैं और अब उनको समझ नहीं आ रहा है क्या उनको यहाँ पे एवरेज करना चाहिए या फिर लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। कंपनी में फंडामेंटल इश्यूज क्या है वो जानेंगे। कंपनी में वैल्यूएशन इश्यूज हैं, कंपनी के अंदर प्रॉफिट इश्यूज हैं, क्या इनकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है और प्राइस नीचे आ क्यों रहा है, क्या एग्जैक्ट रीजन है इस केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, कोई भी एनकरेजमेंट नहीं करूंगा उसको बाय सेल करने के लिए। वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा तो आप इजीली डिसीजन बना पाओगे। ठीक है, तो आप वीडियो को डिटेल में समझो। तो सबसे पहले एक चीज नोट करने वाली ये है, देखो 2021 में इसने एक हाई बनाया था 1000 रुपीज के आसपास। उसके बाद में जो बुल रन था वो फेब तक था और फेब मंथ में लास्ट ईयर तक इसने प्राइस ने कहीं कहीं सस्टेन किया और उसके बाद में फिर ये लोअर लोज इसमें बनते चले गए। ठीक है, और ये वीकली चार्ट है और आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस एकदम अभी भी कहीं स्टेबल नहीं है। अभी भी इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि बॉटम फॉर्म नहीं हुआ है। तो इसका क्लियर मीनिंग ये है कि प्राइस अभी नीचे आ सकता है। तो चार्ट को देखते हुए बिल्कुल लगता है कि प्राइस नीचे आ सकता है। ठीक है, गारंटी किसी चीज की नहीं है, बट हाँ इसको देख के लगता है कि ये जो उसका सपोर्ट है 420 के आसपास का, ये प्राइस कहीं यहाँ पे भी आ सकता है। नीचे गिरेगा तो होगा थोड़ा सा और थोड़ा सा और अगर प्राइस में कमजोरी आई तो फिर ये यहाँ आएगा सीधा अपने 390 395 के लेवल्स के आसपास। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसके प्रॉफिट्स देखते हैं पहले। और प्रॉफिट्स के अंदर अगर आप देखोगे इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी जो रेवेन्यूज हैं वो ऑल टाइम हाई पर है। ठीक है, कंपनी ने अच्छी ग्रोथ करी है पिछले 3 सालों के अंदर। 7% ग्रोथ यहाँ दिखाई है, 35% यहाँ पर है, 8.76% यहाँ पर है। ठीक है, तो अच्छी ग्रोथ कंपनी यहाँ पे कर रही है। और अगर इसके नेट प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो लगभग 1186 करोड़ इन्होंने यहाँ पे किया था। एक काफी ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे किया था। और फिर उसके बाद में इनका तो इस साल का प्रॉफिट जो फाइनेंशियल ईयर अभी एंड हुआ था FY23, वहां पे प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ हो गया। ठीक है, तो क्या रीजन है? क्योंकि देखो सेल्स तो ऑल टाइम हाई पर है, वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ दिख रही है 6000 करोड़ से 66, मतलब 8% की ग्रोथ है, लगभग 9% की, और उसके बाद भी लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा। ठीक है, तो वो रीजंस जानते हैं। वो रीजंस जानने के लिए मैंने कॉन कॉल को डिटेल में पढ़ा इसकी कि काफी मतलब इश्यूज कहाँ आ रहे हैं। तो कंपनी ने क्लियरली बताया कि जो रशिया यूक्रेन वॉर था उसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन था उसमें काफी इंपैक्ट आया था और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया था। जो इनके इनपुट प्राइसेस थे, मतलब जो रॉ मटेरियल उसके प्राइसेस बढ़ गए थे, और जो एनर्जी जो ये यूज करते हैं, बिकॉज जितने भी इनके प्लांट्स होते हैं ना, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, इनके प्लांट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जो पावर यूज होती है, उसका काफी बड़ा एक कॉस्ट आती है। तो इसका क्लियर मीनिंग ये है एनर्जी कॉस्ट के बढ़ने से काफी इंपैक्ट है। दूसरी चीज, जो डिमांड है डेवलप्ड मार्केट्स के अंदर वो कहीं ना कहीं स्लो हुई, क्योंकि ऑफकोर्स बैंकिंग क्राइसिस हुआ यूएस के अंदर, उसका एक इम्पैक्ट था इनकी डिमांड के ऊपर। लेकिन इतने सारे इश्यूज होने के बाद भी मैनेजमेंट का यही कहना है कि हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ऑफकोर्स वो इनके पीएल के अंदर दिख भी रहा है, 6600 करोड़ ऑल टाइम हाई रेवेन्यू किया है इन्होंने, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इनकी जो केमिस्ट्री, जो ये केमिकल्स बनाते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोसेसेस, उन सभी को इन्होंने लेवरेज करते हुए एक अच्छी परफॉर्मेंस इनकी देखने को मिली है। और इन्होंने काफी बड़ा कैपेक्स भी किया था। कैपेक्स अगर हम इनकी बैलेंस शीट में देखेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर मीनिंग जिनको नहीं पता वो ये है कि अपनी कैपेसिटी को इनहांस किया। तो यहाँ इनकी बैलेंस शीट में आपको दिखाया था उन्होंने कैपेक्स किस तरीके से किया। आप ये CWIP देख रहे हैं, तो इन्होंने देखो यहाँ पे 1200 करोड़ इन्होंने 2021 में किए थे लगभग, फिर 22 में 1346 करोड़ किए, 23 में 1096 करोड़। तो कंपनी बैक टू बैक हैवी कैपेक्स कर रही है, मतलब अपने प्लांट को इंक्रीज करती जा रही है। और ये जितनी भी ग्रोथ आप इनके रेवेन्यू के अंदर देख रहे हो ना, ये सब ऑर्गेनिक है। मतलब कंपनी ने ये सारी की सारी ग्रोथ अपने ही प्लांट के अंदर वॉल्यूम को इंक्रीज करके उससे ही ग्रोथ करी है, ना कि किसी कंपनी को खरीद लिया, उसका वॉल्यूम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। तो वो फिर ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होती। ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है कंपनी खुद एक्सपैंड कर रही है, वो इंडस्ट्री के अंदर काफी पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि कंपनी अपने दम पे ग्रो कर रही है। और जो बाकी डेवलपमेंट इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बताया कि 20 ईयर्स का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अपने की रॉ मटेरियल के लिए, जो कि नाइट्रिक एसिड है। मतलब 20 ईयर्स तक इनके रॉ मटेरियल की सप्लाई के अंदर कोई इंपैक्ट ना आए, उसके लिए इन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ऐसे क्लियरली जो मैनेजमेंट का विजन है ना वो मालूम पड़ता है, क्योंकि इस तरीके के डिसीजन मैनेजमेंट जब लेता है तो क्लियरली मालूम पड़ता है कि हाँ, जो वो लोग आगे का जो फ्यूचर देख रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म विजन के साथ कंपनी काम कर रही है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके जो प्लांट, जो इनके कैपेक्स जो उन्होंने किए थे, जिसमें थर्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वो कमर्शलाइज हो गया है, और 2 स्पेशलिटी केमिकल्स जो ये बनाते हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, बाकी के एक्सपेंशन भी इनके चल रहे हैं। तो क्लियरली इनका कहना है कि जो कैपेक्स इन्होंने किया है, जो जिसका वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको, वो FY24 और उसके आगे देखने को मिलेगा। मतलब जो साल अभी शुरू हो गया है, एक क्वार्टर उसमें निकल भी गया है अभी, अप्रैल टू जून तक। तो इनका रिजल्ट देखने वाला होगा भी जो Q1 का आएगा, क्योंकि इन्होंने खुद बताया कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इस साल के अंदर देखने को मिलेगी। होपफुली फर्स्ट क्वार्टर में ना हो तो सेकंड क्वार्टर में देखने को मिल सकती है वो, क्योंकि प्लांट स्टार्ट होता है, हो सकता है वो कौन से महीने में शुरू हुआ वो उसका आइडिया नहीं है। बट नेट नेट कंपनी की जो कैपेक्स साइकिल है वो बहुत स्ट्रांग है। अब जो इम्पैक्ट जो हम देखने को मिल रहे हैं इनके मार्जिन के ऊपर, ठीक है, उसकी बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने बताया जो ये
हम देख रहे हैं ना कि इनका मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा एकदम डिप हो गया है। 28% का मार्जिन 16% पे आ गया। वो क्यों आया? वो उसका रीज़न इन्होंने यहाँ पे बताया कि बेसिकली इनके 2 प्लांट हैं, एक तो एसिड यूनिट और एक कच यूनिट जिनके अंदर इन्होंने मेंटेनेंस शटडाउन किया था। मेंटेनेंस शटडाउन का मतलब ये होता है कि प्लांट को मेंटेन करने के लिए उसको बंद करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट के अंदर आपको पूरी चेकिंग करनी है, प्लांट के अंदर कोई मशीन खराब है, उसकी जो रेगुलर जो चेकिंग होती है, जो मेंटेनेंस होती है, उन सभी चीज़ों के लिए प्लांट को बंद करना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट की फिक्स कॉस्ट तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, जो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं उनकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जो भी उनकी सैलरी है, लेकिन प्रोडक्शन तो वहाँ पे हो नहीं रही है। प्लस उसके ऊपर खर्चा लगता है अलग से। तो 10 करोड़ का खर्चा तो इनका लगा ही लगा 10 करोड़ का, प्लस प्लांट बंद करना पड़ा जिसकी वजह से वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आया। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो इनकी है ही है। तो एक इम्पैक्ट तो इनका क्लियरली जो इनके मार्जिन्स पे है वो इसकी वजह से है। दूसरी चीज़, जो इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड थी डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स की, उसकी डिमांड नहीं थी क्योंकि उनके अंदर देखो मार्जिन्स भी अच्छा होता है। तो हमेशा देखो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका मार्जिन होता है, तो जो दूसरे इनके क्लाइंट्स होते हैं वो नहीं परचेज करते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, जब कॉस्ट नीचे आ जाएगी तब बाय कर लेंगे, क्योंकि इनके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये इन्फ्लेशन आगे पास ऑन कर देते हैं। अगर कॉस्ट बढ़ गई है तो ये आगे बढ़ी हुई कॉस्ट ही चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से। तो डिमांड वहाँ कहीं न कहीं इम्पैक्ट हो जाती है। और जो ये वाला साल जब स्टार्ट हुआ है एफवाई 24-25, ये इसके अंदर 1500 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया हुआ है कंपनी ने। तो 1300 करोड़ ऑलरेडी खर्च कर दिया है, 1100 करोड़ पिछले साल कर दिया है, 1500 करोड़ अब आगे करेंगे। मतलब कैपेक्स अभी भी कंपनी का रुक नहीं रहा है, कंपनी कैपेक्स करती जा रही है, नई कैपेसिटीज ऐड करती जा रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, कंपनी ने बोला है कि एफवाई 24 तक जो वॉल्यूम ग्रोथ ये करेंगे वो 25% तक करेंगे। तो 25% की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने खुद बताई है, और वो बहुत सॉलिड ग्रोथ है 25% की। अगर ये कर लेते हैं तो ऑफकोर्स इनके नंबर्स जो है आने वाले टाइम में वो देखने वाले होंगे, Q1 के, Q2 के, कि किस तरीके से इनका रिजल्ट आता है। और इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि इनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बढ़ गई थी। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफकोर्स बढ़ी जाती है, जिसके अंदर ये लीव इनकैशमेंट, सुपर एनुएशन, ग्रेचुटी वगैरह पे करते हैं, तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट है इनके मार्जिन के अंदर। और यहाँ कंपनी कहती है जो टैक्सेशन है वो आने वाले दिनों में 15-17% देखने को मिलेगा। तो ये टैक्सेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग है, कहीं 19 है, कहीं 14 है, कहीं 11 है। तो इस पे कंपनी ने आंसर किया है कि जो आने वाला टाइम है उसमें 15-17% का टैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। तो नेट नेट कॉन कॉल से हमें आंसर्स ये मिलते हैं बेसिकली, जो इनका ये वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन जो ये मार्जिन इनके घट रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉफिट जो है ये इम्पैक्टेड है। ठीक है, पॉजिटिव चीज ये है, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के अंदर। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही है, लेकिन अगर उसके मार्जिन इम्पैक्टेड है तो ऑफकोर्स प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रॉफिट नहीं आएगा तो फिर शेयर होल्डर का ईपीएस कैसे बनेगा, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो जो लोग इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं उनको वेट करना चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि आने वाले दिनों में जब जिस हिसाब से कंपनी ने बताया कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और जो एनर्जी कॉस्ट है वो धीरे धीरे करके नीचे आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, एम्प्लॉय कॉस्ट हमेशा नहीं बढ़ेगी। तीसरी चीज, जो इनके 2 प्लांट शट डाउन हुए थे, ऑफ कोर्स और भी कोई प्लांट ये आगे मेंटेन करेंगे तो वो भी शट डाउन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब कैलकुलेट ये लोग करके रखते हैं। तो उम्मीद यही है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस और बाकी सारी चीजों को देखते हुए ये मार्जिन जो है इंप्रूव होना चाहिए। अभी 16% पे है, यहाँ 28 था। मैं कहता हूँ अगर ये 22 तक भी चले गए, जो इनका रेगुलर मुझे देखने को मिल रहा है एवरेज 23-22, अगर 6% से भी इंप्रूव होगा तो दैट्स अ गुड नंबर, पहली बात। तो मार्जिन इंप्रूव होंगे तो ऑफकोर्स प्रॉफिट इंप्रूव होगा। वॉल्यूम तो कंपनी का डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंप्रूव होगा। कंपनी खुद कह रही है 25% से ये लोग वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो नेट नेट अब बात करते हैं कि ऑफकोर्स जिसके पास में ये कंपनी है उसको करना क्या चाहिए, है ना। तो अगर हम इसका चार्ट देखें, इसके चार्ट के अंदर आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए। देखो ये लोअर लोज बना रहा है और यहाँ मतलब अभी कंसोलिडेट हुआ नहीं है, एक जगह पे कंसोलिडेट होगा उसके बाद कहीं रिवर्स होगा। तो अगर आप कहीं ऊपर के भाव में है तो लॉस में मत बेचो। ठीक है, मतलब रिकमेंडेशन कोई नहीं ऑफ कोर्स। स्टिल अगर मैं आपकी जगह होता, मैंने कहीं यहाँ ऊपर लॉस में खरीदा होता, तो लॉस में बेचने की कोई सेंस नहीं बनती है। उल्टा आप इसको होल्ड करो, और अगर कहीं आपको और सस्ते भाव में मिल जाए तो लॉन्ग टर्म विजन है अगर आपका 2 साल का, 3 साल का, तो आप इसको यहाँ पे कहीं एवरेज कर लो। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन नहीं है तो फिर वो डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है, फिर आपको हो सकता है लॉस भी बुक करना पड़े। अगर आपको लगता नहीं आपको शॉर्ट टर्म में निकलना है स्टॉक में से, अगर लॉन्ग टर्म आप इसको होल्ड कर सकते हो तो ऑफकोर्स कंपनी अच्छा करेगी, जिस हिसाब से इनकी कॉन कॉल के अंदर कंपनी ने खुद अपना कैपेक्स बताया इनकी वॉल्यूम ग्रोथ को देखते हुए, उसको लगता है। ठीक है, और अगर आपको ये कहीं 400 के भाव पे यहाँ कहीं मिल जाए 380 और 400, क्योंकि देखो गिर तो रही है, ऐसा नहीं है कहीं यहाँ से कहीं ये रिवर्स हो रहा है। ठीक है, जब रिवर्स होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि हाँ वो ग्रीन कैंडल्स बनेंगे, और उसके बाद में जैसे यहाँ देख रहे हो रिवर्स हुआ, फिर दोबारा से नीचे आया। तो इस लेवल के ऊपर मुझे नहीं लगता किसी को खरीदना चाहिए। अभी आप वेट करो। ठीक है, बल्क पोजीशन कोई नहीं बनाया इसके अंदर, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल पोजीशन नहीं बनाओ। Q1 का रिजल्ट इसका आने ही वाला होगा, आप Q1 के रिजल्ट का वेट करो। किसी को अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है, कोई ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है अगर, तो वो यहाँ कहीं पे 425 के लेवल पे इसको एवरेज कर ले, और नीचे मिल जाए तो और एवरेज कर लो। और किसी को अगर यहाँ 400 के भाव पे अगर मिल जाए तो फिर फ्रेश पोजीशन भी ली जा सकती है, क्योंकि फिर बहुत सस्ता हो जाएगा स्टॉक। लेकिन जो उसका वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन चीप नहीं है। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 30 के पीई पे स्टॉक है, वैल्यूएशन ज्यादा है, इस हिसाब से भी ये स्टॉक गिर रहा है, क्योंकि देखो कंपनी में कोई फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम तो है नहीं।
ठीक है, कंपनी प्रॉफिट तो कर ही रही है, कैपेक्स तो कंपनी कर ही है, लेकिन 30 के पीई पे 10 का आरओसी है और 11 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है। अगर आप इसको इसके पीयर से कंपेयर करेंगे जो बेसिकली यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, अगर हम एसआरएफ को देखें या फिर मैं आपको दिखाता हूँ दीपक नाइट्राइट को देखें, तो एसआरएफ का जो आरओसी है वो 22% का है, आरओई 22% का है, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज का कितना है, 11 है, तो मतलब आधा ही है। तो ठीक है, तो उस एंगल से ऑफकोर्स कोई मार्केट में इसको 30 का पी क्यों देगा, वो एसआरएफ बाय करेगा ना एज अ स्टॉक जिसको इन्वेस्ट करना होगा। दूसरी चीज, अगर आप दीपक नाइट्रेट देखोगे तो उसका तो और भी अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट 30% का आरओसी है दीपक नाइट्रेट का और 32 का पी है, तो ऑफकोर्स कोई दीपक नाइट्रेट परचेज करेगा क्योंकि उसका डेट टू इक्विटी 0.02 है। एसआरएफ का डेट टू इक्विटी 0.04 है, इसका 0.59 है, तो इसकी डेट भी ज्यादा है, इसका आरओसी भी कम है। तो उस चीज को देखते हुए इसका वैल्यूएशन जो है मार्केट में जो केमिकल कंपनीज है वहां पे इसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। नो डाउट कंपनी आने वाले सालों में जब प्रॉफिट पोस्ट करेगी तो ऑफकोर्स ईपीएस इंक्रीज होगा, ईपीएस इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो पी है ये नीचे आता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको Q1 देखना पड़ेगा, और जो लोग ज्यादा लॉस में है ऑफकोर्स एवरेज तो करना ही चाहिए क्योंकि कंपनी में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी में आपको होल्ड करके रखना है स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए। फंडामेंटली कोई इशू नजर नहीं आता, ठीक है। प्रमोटर्स मेरे को ठीक ठाक लगते हैं, क्लीन लगते हैं, ऑफकोर्स उनका 20 ईयर्स का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उनका विजन काफी स्ट्रांग है जिस हिसाब से बैक टू बैक केपेक्स कर रहे हैं। ऑफकोर्स एफआईआई डीआईएस की अच्छी कन्विक्शन है कंपनी के अंदर, यहाँ देखो आप 27% के आसपास की एफआई और डीआई की कन्विक्शन है। मैनेजमेंट का स्टेक भी कोई ऐसा नहीं कि बेच के भाग रहे हैं, 43.65% का स्टेक है मैनेजमेंट के पास अभी भी। तो नेट नेट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो इनकी रिजर्व्स हेल्दी हैं और इनकी बोरिंग्स बढ़ रही है, ठीक है। कंपनी जो ये कैपेक्स करती है कुछ इंटरनल अप्रूवल से करती है, कुछ कैपेक्स ये लोग लोन लेके करते हैं। तो ऑफकोर्स जैसे यहाँ देख सकते हैं 400 करोड़ का इन्होंने लोन लिया हैगा, 300-400 करोड़ के आसपास का, प्लस बाकी का जो 600-700 करोड़ जो इन्होंने 1100 करोड़ में जो यहाँ CWIP में जो खर्च किया है वो उन्होंने अपने इंटरनल प्रॉफिट्स में से किया होगा। तो नेट नेट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी मुझे समझ आती है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ओवर वैल्यूड है इसलिए फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। जिसके पास में ये कंपनी है वो उसको होल्ड करे लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर Q1 का रिजल्ट ठीक है तो ऑफकोर्स आपको एक बार दोबारा इसको एनालाइज करना चाहिए, Q1 के रिजल्ट्स कैसे हैं, Q2 के रिजल्ट्स कैसे हैं, तभी आप इसमें एक बार आगे और फर्दर बाइंग करने का या फिर एग्जिट करने का डिसीजन लें। और एक चीज आपने जरूर ध्यान रखनी, कंपनी खुद कहती है 25% का वॉल्यूम ग्रोथ ये करेंगे, और जो इनके प्लांट्स हैं जो ये प्रोडक्शन जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कमर्शलाइजेशन जो उन्होंने स्टार्ट किया है उसके अंदर FY24 एंड बियॉन्ड उसके वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस इस स्टॉक का, और चार्ट के लेवल्स मैंने आपको बता दिए। इसका जो सपोर्ट है अगर आपने नोट करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, एक 400 के लेवल पे इसका सपोर्ट है, और अगर थोड़ा सा और ऊपर देखेंगे तो 425 पे इसका सपोर्ट है, ठीक है। स्टॉक यहाँ से कहीं नीचे आएगा 425 के आसपास दिखेगा आपको, उससे नीचे कहीं आएगा तो 390 के आसपास दिखेगा। और अगर मैं आपको इसे वन डे में भी दिखाऊं तो वन डे में भी आप क्लियरली देखेंगे, देखो लोअर लोज बनते जा रहे हैं, और ऐसा कोई पैटर्न मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मैं आपको बताऊं कि हाँ ये यहाँ से कहीं रिवर्स होने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टॉक के रिगार्डिंग आप मुझे जरूर कमेंट करके पूछें, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा उसके अंदर। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप जरूर पूछें, और मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे स्टॉक से रिलेटेड। अगर आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड हैं या आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो अगर आपकी वॉच लिस्ट में है तो मैंने डिटेल एनालिसिस जैसे इस कंपनी का किया है वैसे ही सारे एनालिसिस मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, तो आप इन कंपनीज को भी कंसिडर कर सकते हैं देखने के लिए। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, मैंने डिटेल में कवर करी हुई है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।